मॉडल रोजलीन खान और उनके वकील रिजवान सिद्दीकी। यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि सिमरन सूद से करण कक्कड़ मामले में जो पूछताछ की गई तो सिमरन ने रोजलीन खान का नाम लिया था। रोजलीन, स्वागत है आपका टीवी 9 में। सबसे पहला सवाल जाहिर सी बात है आपसे यही है कि सिमरन सूद ने जब अपनी पूछताछ में कहा कि आपका रिश्ता था करण कक्कड़ के साथ, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई संबंध थे? मैं आपसे सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मैंने अपने सारे मैसेजेस और बीबीएम जाकर पुलिस में दिखा दिए हैं और स्टेटमेंट भी दे दिया है और आज मैं बैठकर यहाँ पर इंटरव्यू कर रही हूँ आपके साथ। और इसके पीछे एक ही रीज़न है कि मैं सबको बताना चाहती हूँ कि जो ये सिमरन मेरे बारे में कह रही है ये बहुत झूठ बोल रही है और ये बिल्कुल बेबुनियादी बातें हैं और आपको इस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। उस वजह से मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है, मेरी फैमिली बहुत ही इंसल्टेड फील कर रही है और मेरा उसके साथ कोई ऐसा ताल्लुकात नहीं थे और सिर्फ एक एज अ प्रोड्यूसर मैं उसे जानती थी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। जब भी फ़ोन आया है उसने मुझे फ़ोन किया है, मैंने कभी कॉल बैक भी नहीं किया। ठीक है, उससे थोड़ी बहुत बात हुई है, वो भी इसलिए हुई है क्योंकि उसने मुझे कहा था कि वो एक प्रोड्यूसर है, बहुत ही जल्द एक फ़िल्म बना रहा है, तो वो मुझे उसमें कास्ट करना चाहता है। लेकिन रोजलिन, ये बताइए कि सिमरन को आप कितने समय से जानती थी? क्या सिमरन आपके बीच में कभी मिले हैं उनसे, कभी फ़ोन पे बातचीत हुई है सिमरन के साथ? सिमरन को मैंने फर्स्ट टाइम टीवी पर देखा है, वो भी इस न्यूज़ को लेकर के उसने किसी का मर्डर किया है। उससे पहले मैंने उसका नाम भी नहीं सुना है। आई डोंट थिंक कि वो मुझे जानती होगी, पता नहीं क्यों मेरा नाम यूज़ कर रही है। हो सकता है कि करण से उसने मेरा नाम सुना होगा, करण ने उसे झूठ बोला होगा कि शायद ये मेरी गर्लफ्रेंड है। होता है ये है कि कई बार लड़के अपने शान दिखाने के लिए लोगों से कहते हैं कि ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। ऐसा अगर कोई भी चीज़ होती, ऐसा कोई भी मैसेज होता तो पुलिस को पता चल जाता और पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन करती। आगे भी इन्वेस्टिगेशन होगा। मैं अपने मोबाइल की सब डिटेल भी दिखा चुकी हूँ पुलिस में। वो लड़की झूठ बोल रही है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो लोगों को और पुलिस को गुमराह करना चाहती थी। लेकिन ये बताएं, करण कौन सी फिल्म बना रहे थे जिसमें आपको वो कास्ट करना चाहते थे? करण ने मुझसे बात की थी कि वो एक फ़िल्म प्रोड्यूस कर रहा है, उसके पास कुछ फाइनेंसर्स हैं, उसे मेरे से मदद चाहिए। वो मुझसे कह रहा था कि कोई अच्छा डायरेक्टर और एक अच्छी स्क्रिप्ट मुझे दिला दो। तो जिस वक्त उसने मुझसे ये बात की तो मुझे समझ आ गया कि ये एक स्ट्रगलिंग प्रोड्यूसर है, शायद इसके पास पैसे भी नहीं होंगे और अगर कोई इस्टेब्लिश होता तो मैं थोड़ा वेट करती। मुझे लगा कि ये इस्टेब्लिश नहीं है, ये खुद स्ट्रगल कर रहा है, तो मेरी कोई हेल्प नहीं हो सकती है, तो मैंने धीरे धीरे उसे अवॉइड करना स्टार्ट किया। जी, लेकिन क्या किसी पेस्ट्री पार्टी में आप सिमरन और करण को मिले थे? जी नहीं, मैं एक प्रोड्यूसर के ऑफिस में गई थी और उस प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा था कि ये करण है और उसी दिन मैंने उनसे नंबर एक्सचेंज किया था और बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बता सकती हूँ। उसके बैकग्राउंड के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि जब आप सिमरन को नहीं पहचानती थी तो फिर आपका नाम इस केस में क्यों आ रहा है? इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि शायद करण उससे ये कहता होगा कि एक रोजलीन है, क्योंकि इस बीच मैं कई बार न्यूज़पेपर में देखी गई हूँ। मैं कुछ ना कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से मैं न्यूज़पेपर में होती हूँ या कुछ भी चलता रहता है मेरा। ऐसा नहीं है कि मैं टीवी पर नज़र नहीं आती हूँ। तो हो सकता है कि लड़कों की आदत होती है वो बाहर जाकर दूसरों से कहते हैं अपनी शान दिखाने के लिए कि ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। जी रोजलिन, लेकिन क्या करण ने कभी इस तरह की बात आपसे कही? नहीं, वो मुझे काफ़ी पैसा दिखाने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा सा स्टाइल मार रहा था मेरे साथ में, तो मुझे लगा कि ये लड़का काम तो करेगा नहीं, लेकिन उसे एक लड़की पटानी है शायद। जिस तरह से उसके मैसेजेस आते थे और मेरे बहुत ही प्रोफेशनल मैसेज जाते थे उसको, तो वो डिटेल्स मेरे पास है जो मैंने पुलिस में भी दिखाई तो है। क्या क्या मैसेज वो आपको भेजते थे? उसने BMW ली थी, तो उसने मुझे मैसेज किया था कि मैंने एक BMW गाड़ी ली है, तो मैंने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। इस तरह से वो मुझे बताता था कि मेरी मीटिंग्स कुछ होंगी और मैं जल्दी एक फ़िल्म बना लूँगा, लेकिन 2 या 3 मीटिंग में मुझे एक हल्का सा फिशी लगा। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये लड़का स्ट्रगलर है और ये कोई फ़िल्म बना नहीं पाएगा। तो क्या कभी आपको पेस्ट्री पार्टी में आने की न्योता भी आपको दिया था? जैसे सिमरन के बारे में कहा जाता है कि IPL की पार्टीज़ में बहुत जाया करती, कुछ क्रिकेटर्स और कुछ फिल्म स्टार्स के साथ भी उसके फ़ोटो देखने को मिले हैं।
नहीं, मेरे साथ इतनी बात हुई ही नहीं कि उसने मुझे कभी ऐसे ऑफ़र किया हो। मुझसे बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पे मैं उससे बात करती थी और इतना नहीं हुआ, हमारा रिलेशन इतना नहीं था कि वो मुझे कहीं पार्टी में भी बुला सके। मैं सिर्फ उससे फ़ोन पर बात होती थी और ज़्यादातर कुछ 1-1.5 महीने से या 2 महीने से मेरी बिल्कुल बात नहीं हुई थी। मैंने उसे टीवी पर देखी जब ये न्यूज़, तो मुझे पता चला कि उसका किडनैप हो गया है। जी बिल्कुल प्रीति, और ये कोई पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड का या फिर किसी मॉडल का रिश्ता किसी क्राइम के किसी इंसान के साथ या अंडरवर्ल्ड के साथ सामने आया हो। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि रास्ता भटक जाते हैं या फिर स्ट्रगल के दिन इतने भारी पड़ते हैं कि आसानी से पैसा कमाने के चक्कर में शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। स्वाति देखो, नीरज ग्रोवर केस में भी यही आया था, कास्टिंग काउच का पूरा मामला आया था। उसके बाद जो है जिस तरीके से नीरज ग्रोवर की हत्या की गई, ये मामले में भी यही सामने आ रहा है। क्योंकि कुछ ही देर पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमने TV9 पे दिखाई थी जिसमें उसकी डेड बॉडीज़ के कुछ पार्ट मिले हैं। यही सामने आया था कि उसको मारकर उसकी डेड बॉडी के टुकड़े करके उसको डाल दिया है सतारा के जंगल और घाट के इलाके में। तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी सामने आ रही है नीरज ग्रोवर केस की और इसकी। और इसी बीच आज और एक दूसरा केस सामने आया जिसमें भोजपुरी अभिनेत्री मीनाक्षी थापा का मर्डर कर दिया गया है। उसके भी इसी तरीके से उसकी पूरी साजिश जो थी सामने यही आ रही है कि पेस्ट्री कल्चर्स में आगे बढ़ने के लिए जो स्ट्रगलर्स होते हैं ये यही रास्ता अपना रहे हैं। स्वाति जी, और रोजलिन खुद हमारे साथ हैं इस वक्त। रोजलिन, क्या ये अक्सर देखा जाता है कि क्योंकि इंडस्ट्री में फेम पाना और सक्सेस पाना इतना आसान नहीं है, इसीलिए स्ट्रगलिंग के वक्त ऐसे लोगों से शायद आप मिलते हैं जिनके बारे में आपको शायद नहीं पता होता और जाने अनजाने में उनसे दोस्ती कर बैठते हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है? मुझे भी नहीं पता था कि शायद करण के साथ ऐसा होगा। जैसे एक नॉर्मली आपकी मीटिंग होती है किसी प्रोड्यूसर के ऑफिस में, तो उसी तरह से मैं मिली थी। आज करण की वजह से आज जो मेरी बदनामी हो रही है, लोग मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं, तो उससे मुझे भी लग रहा है कि ये जो माहौल हो गया है उसमें आपको पता नहीं है कि कब कौन क्रिमिनल है और कब कौन सा इंसान बहुत जेन्युइन है। तो ये काफ़ी मुश्किल हो गया है। और कोई भी लड़की अगर अपने आप को मॉडल बोलती है तो ये यकीन करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि वो वाकई में मॉडल है या नहीं है, या उसका क्या बैकग्राउंड है। जैसे आज मैं सिमरन को देख रही हूँ तो एक पोर्टफोलियो उतार लेने से और कुछ तस्वीरें वेबसाइट पे डाल देने से कोई लड़की मॉडल नहीं हो जाती। तो ये काफ़ी सारे सवालात ऐसे उठे हैं जिनके जवाब निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर मैं अपने आप को मॉडल कहती हूँ तो ये एक शर्मनाक बात होती है जब ऐसे ऐसे केस सामने आते हैं। तो थोड़ा सा होता है कि आप कैसे किसी से ये कहोगे कि आप प्रोफेशनल मॉडल हो। जी रोजलिन, इस तरह की पार्टीज में, पेस्ट्री की पार्टीज में, क्या इस तरह के लोगों से कभी आपकी मुलाकात हुई जो शायद क्राइम की दुनिया से संबंध रखते हो, या फिर बिचौलिए होते हैं जो अक्सर आपकी मुलाकात किसी क्रिकेटर से कराते हैं या किसी मैच फिक्सिंग करने वाले किसी बुकी से कराते हैं? मेरी तो ऐसी अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन हाँ, ये जो करण का केस मेरे सामने आया है, आप खुद देख रही हैं मेरी लाइफ में एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन चल रही है। मैं खुद हर दिन ये सोचती हूँ कि जैसे जैसे ये केस ओपन होता जा रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी और की गलती की वजह से मैं फंस जाऊँ। तो मैं ऐसी मीटिंग्स तो नहीं करती हूँ, जानबूझकर मैं किसी से मिलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप बोल नहीं सकते हो कि आप गलती से किससे